सभी को नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय आय की गणना की विधि मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। हम इसमें राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों के द्वारा की जाती है इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम बात कर लें कि इसमें 4 प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। पहला है उत्पादन गणना प्रणाली, दूसरी है आय की गणना प्रणाली, व्यय की गणना प्रणाली और सामाजिक लेखांकन प्रणाली। इस प्रकार से हम 4 राष्ट्रीय आय की गणना के 4 प्रकार से हम गणना कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला है उत्पादन गणना प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। उत्पादन गणना प्रणाली को अगर हम सरल भाषा में समझें तो एक देश में अंतिम वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसे उन उत्पादों का अगर हम टोटल कर लें तो उसे उत्पादन गणना प्रणाली के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताते हैं। इस विधि को औद्योगिक उद्गम प्रणाली या सूची गणना भी कहते हैं। इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल का योग लगा लिया जाता है। जोड़ लगाते समय दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो अंतिम रूप से जो वस्तुओं का निर्माण हो चुका है, जो कच्चे रूप में उपलब्ध नहीं है, उनका हम अगर जोड़ करते हैं तो ही हम राष्ट्रीय आय की सही गणना कर पाएंगे। इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत समग्र डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं और यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हम उत्पादन गणना प्रणाली की बात करी, इसमें हमें ये नहीं पता होता कि अंतिम रूप से ये उपभोग कर ली गई है या नहीं कर ली गई है। इसमें इस प्रकार की कठिनाइयां भी हमको सामने आती हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय आय की गणना प्रणाली है वो है आय की गणना प्रणाली, इनकम मेथड। इस प्रणाली के अंतर्गत देश में विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को जोड़ लिया जाता है। जो एक वर्ष में व्यक्तियों ने आय अर्जित की है उसको हम जोड़ लेते हैं। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना कर ली जाती है। इस प्रणाली में देश के सभी नागरिकों की आय का योग किया जाता है। सभी नागरिकों का, यानी कि किसी देश में जितनी जनसंख्या है और उन्होंने जो आय एक वर्ष में अर्जित की है उनका हम योग लगा लेंगे और उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। निम्नलिखित भुगतानों का योग भी राष्ट्रीय आय में होता है। पहला जैसे कि मजदूरी एवं पारिश्रमिक हो गया, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड आय हो गई, कर्मचारियों के कल्याण के लिए अगर कोई अंशदान हुआ है तो वो भी ले लेंगे, लाभांश है, ब्याज है, अतिरिक्त लाभ है, लगान और किराया है, सरकारी उद्योगों के लाभ हैं, विदेशों से साधनों से आय भी अगर हुई है तो उसे भी हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। इस प्रकार से हम आय गणना प्रणाली की बात करी। तीसरी जो प्रणाली है व्यय गणना प्रणाली, एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। इस प्रणाली में हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय की कुल प्रवाह का योग करते हैं। इस विधि के अनुसार टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट वैल्यू इन माइनस इंपोर्ट वैल्यू। यानी कि वह जितना भी हमने किसी एक वर्ष में किया है, जितना भी कैश का आउटफ्लो हुआ है वो हम इसमें ले लेते हैं। जितना भी किसी व्यक्ति ने व्यय किया है, किसी एक देश में सभी व्यक्तियों ने मिलकर जितना भी अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना भी व्यय किया है, जितना भी फंड का फ्लो हुआ है, उन सबको यहाँ पर हम जोड़ के राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। चौथा हम इसमें ले रहे हैं सामाजिक लेखांकन प्रणाली, सोशल अकाउंटिंग मेथड। इस विधि के अनुसार संपूर्ण समाज में लेन देन ट्रांजैक्शन करने वालों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग उत्पादक, व्यापारी,
अंतिम उपभोक्ता आदि के रूप में होते हैं। इस विधि का प्रतिपादन आर्थिक मंदी के पश्चात अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है। यह विधि राष्ट्रीय आय गणना की नवीनतम विधि मानी जाती है। यह जो चौथी विधि है, ये नवीनतम विधि है, सामाजिक लेखांकन प्रणाली, जिसमें उत्पादन भी आ गया, व्यापारी आ गए, अंतिम भोक्ता आ गए, इन सबको ने शामिल किया है। इसकी एक परिभाषा ईडी और कॉक के अनुसार जो है, सामाजिक लेखांकन मनुष्यों तथा मानवीय संस्थाओं को भली भांति समझने में सहायक होता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण ही नहीं किया जाता, बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एक एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश होता है। यानी कि इन्हें सामाजिक लेखांकन मनुष्यों और मानवीय संस्थाओं की भलीभांति समझने के लिए कहा है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण नहीं किया जाता, जैसे अभी हमने पढ़ा उत्पादन, व्यय और प्रणालियों को हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत विभिन्न अर्थतंत्र के संचालन की जांच और सूचनाओं का समावेश होता है। इस विधि का प्रयोग विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। जो पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। अभी तक हमने राष्ट्रीय आय की बात करी। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयां जो हमें फेस करना पड़ती हैं, डिफिकल्टीज इन द मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, इस पे हम कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला दोहरी गणना, डबल काउंटिंग, ये कई बार हमको देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र की कच्ची माल की पूर्ति करता है, जिसके कारण यह निश्चित करना एक कठिन कार्य है कि इस क्षेत्र का उत्पादन अंतिम उत्पादन है। यानी कि एक व्यापारी कच्चे माल का बेच रहा है, एक उसको उपयोग कर उत्पादन यानी कि उपयोग करने लायक बना के उसे बेच रहा है। तो दो प्रकार से ऐसा हो सकता है कि एक बार वो कच्चे माल जो बेच रहा है व्यापारी, उसके वहाँ काउंटिंग हो गई, और जो एक बार उस वस्तु को उपयोग करने लायक बना के बेच रहा है, वहाँ पर उसकी काउंटिंग हो गई। तो इसलिए दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। कई बार अंतिम वस्तु का निर्धारण नहीं हो पाता, जिसके कारण एक ही उत्पादन को राष्ट्रीय आय की गणना में एक से अधिक बार सम्मिलित कर लिया जाता है। एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार गणना दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न करती है। यह हमकी दोहरी गणना की एक पहली समस्या हो गई। दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली, सेल्फ कंजप्शन एंड बार्टर सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत जैसे देश में राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारत में उत्पादन का अधिकांश भाग किसान द्वारा स्वयं उपभोग हेतु रख लिया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण फसल विक्रय हेतु मंडी बाजार में नहीं आ पाती है। यानी कि जो हमारा किसान वर्ग है, जो वो उत्पादन करता है, उसमें से अधिकतम वो अपने साल भर के उपयोग के लिए उसको रख लेता है, जो कि गणना से छूट जाता है, बाजार में नहीं जा पाता है। तो हम सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सौदे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होते हैं, जिसमें एक उत्पादक को दूसरे उत्पाद से बदल लिया जाता है। दोनों की परिस्थितियों में यह कठिनाई सही राष्ट्रीय उत्पाद की गणना के बाधक है। स्पष्ट है कि इन समस्याओं के साथ राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं की जा सकती। आज भी हमारा भारत देश में वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है, जिसमें एक गेहूं दे देता है तो दूसरा मक्का दे देता है, एक दूध दे देता है तो दूसरा चावल दे देता है। इस प्रकार से तो वो मूल्य में नहीं आ पाता है, वस्तु विनिमय में आ जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं हो पाता है। इसी में तीसरा पॉइंट है कीमत स्तर में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस लेवल। कीमत स्तरों में तेजी से परिवर्तन की दशा होने में यह कठिनाई उत्पन्न होती है। जब विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी होती है, तो इसके लिए एक आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय का समायोजन करना पड़ता है। सही आधार वर्ष का चुनाव एक समस्या उत्पन्न करता है। एक वर्ष में यह हो सकता है कि किसी वस्तु को हम जनवरी में बेचने जा रहे हैं,
तो वो 50 रुपए की हो, हम जिसको जुलाई में बेचने जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो 100 की हो गई हो, और दिसंबर में हम उसे बेचने जा रहे हैं तो 80 रुपए हो गई हो। तो जो कीमत का स्तर है वो वर्ष भर में बदलता रहता है। तो हम सही सही राष्ट्रीय आय की गणना करने में हमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विश्वसनीय समकों का अभाव, लैक ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स। भारत जैसे विकसित देश में विश्वसनीय समकों का अभाव बहुधा राष्ट्रीय आय की गणना में बाधक उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ अशिक्षित, अंधविश्वासी एवं उदासीन व्यक्तियों की अधिक मात्रा के कारण यथार्थ सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक है भैया, थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, यहाँ पर अंधविश्वास अधिक पाया जाता है, तो हम सही से गणना नहीं कर पाते हैं। विशिष्टीकरण की कमी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अर्ध विकसित देशों में विशिष्टीकरण की समस्या भी एक प्रमुख समस्या होती है, क्योंकि अधिकांश छोटे छोटे किसान और मजदूर अपने खाली समय में कोई भी व्यवसाय में काम करते हैं। व्यावसायिक विशिष्टीकरण के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। जैसे जो छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, वो एक बार कहीं और काम कर रहे हैं, फिर खाली समय में कोई दूसरा काम कर ले रहे हैं, यानी कि एक ही समय में, एक ही दिन में वो सुबह कहीं और काम कर रहे हैं, शाम को कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो डबल इनकम कमा रहे हैं, और पद हो सकता है कि वो हमको शो ना करें। तो विशिष्टीकरण, कोई एक ही काम नहीं करते, अलग अलग काम करते, उनको योग करना, उनका आंकड़ों में योग लगाना कठिन हो जाता है। कुछ विशिष्ट सेवाएं भी राष्ट्रीय आय की सही माप में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। जैसे एक नर्स की अस्पताल में सेवा, और वही सेवा घर पर एक फर्म में मालिक की पत्नी द्वारा महिला सचिव के रूप में भी दी गई सेवा, इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, एक समस्या बनी रहती है। एक किसी की पत्नी है, वो डॉक्टरी का भी काम कर रही है, और जब वो डॉक्टर का काम छोड़ के फिर आधे समय वो उसका हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का भी काम देख रही हैं, तो हम क्या लेंगे? क्या हम उसका जो मैनेजमेंट का काम कर रही हैं वो सेवाओं का योग करेंगे, या जो वो डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रही है उसका हम योग करेंगे? राष्ट्रीय आय का महत्व, अभी तक हमने राष्ट्रीय आय की गणना करी, अब इसका क्या महत्व होता है ये हम देख लेते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का गणना करने से उस राष्ट्र के क्या महत्व हो सकते हैं। पहला है आर्थिक प्रगति का सूचक। हमने राष्ट्रीय आय की गणना करी तो किसी भी देश की जब हमें आर्थिक प्रगति की माप हम कर लेते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति कैसी है, उसका प्रगति का स्तर कैसा है। सेकंड है विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन। जब हम राष्ट्रीय आय से समकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें कृषि क्षेत्र के योगदान का अन्य क्षेत्रों के योगदान से तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय आय के समकों के आधार पर किया जा सकता है। ये भी एक तुलनात्मक अध्ययन हो कर सकते हैं हम। विभिन्न प्रकार के आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, उन आंकड़ों से हम तुलना करके हम उनको बता सकते हैं कि आप कहाँ पर बेटर काम कर रहे हैं और कहाँ पर हम कमजोर हैं। थर्ड इसमें है आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्माण। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम जब अध्ययन कर लेते हैं तो किसी भी सरकार को उसकी आर्थिक नीतियों के निर्धारण में हम सहयोग प्रदान करते हैं, क्योंकि हम आर्थिक का अध्ययन कर लिया। सरकार देखेगी कि हमारी नीति कहाँ कमजोर है और हमें कहाँ नीति बनाने की आवश्यकता है, तो ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण है, सरकारों की नीति निर्माण के लिए भी। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु कुछ वर्ग विशेष की आवश्यकता के आधार पर न होकर देश की आवश्यकताओं के आधार पर होता है। इसी दृष्टि से नीति निर्धारण के कार्य में राष्ट्रीय आय के समकों का बहुत उपयोग होता है। इसी में अगला पॉइंट है करदान क्षमता। टैक्सेबल कैपेसिटी की माप का आधार भी राष्ट्रीय आय है कि किसी देश में कितना कर इकट्ठा हो रहा है, उनकी क्षमता कितनी है, वो भी राष्ट्रीय आय के आकलन के में से हमें पता चल जाता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व। अब आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हो सकते हैं कि वहाँ का बचत भी हो सकता है, उत्पादन भी हो सकता है ना, और भी कुछ हो सकते हैं। तो किसी देश में आर्थिक विकास की दर अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों में कुछ तत्व आर्थिक होते हैं और कुछ अनार्थिक होते हैं। पूंजी निर्माण की दर
रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर्थिक विकास की दृष्टि से एक प्रमुख निर्धारक तत्व होती है। इसके लिए उत्पादन, उपभोग, बचत आदि के सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय समकों का होना आवश्यक है। तो आज हमने राष्ट्रीय आय की गणना के विषय में हमने बात की है। तो हम इसके यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने अच्छे से इसे सुना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।